ठीक है बेटा, आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। लिखें व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। इट इज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, इट इज द पोजीशन on a body where whole mass of the body is supposed to be concentrated. It is the point or position on the body where whole mass of the body is supposed to be concentrated. ठीक है, लेट्स से अगर हाँ जी होल बॉडी के बाद क्या था? is supposed to be concentrated. ओके सर। देखो, अगर हमारे पास एक 2 डायमेंशनल बॉडी है, सॉरी 1 डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है, दिस इज 1 डायमेंशनल बॉडी और यहाँ पर आपके पास दो मासेस हैं m1 और m2, तो इन दोनों के एग्जैक्ट सेंटर पर हमें जनरली सेंटर ऑफ मास मिलता है। बट याद ये रखना, सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हेवियर पार्ट। सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हेवियर पार्ट। अगर एक बॉडी 2 डायमेंशनल हो लाइक दिस, ये आपके पास एक स्क्वायर है, तो अब आपके पास जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाई करेगा इफ द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इफ द मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, then center of mass is at the geometric center. Center of mass is at the geometric center. यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि बॉडी की सिमेट्री कैसी है। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी की सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कहां पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, जबकि सेंटर ऑफ मास का इस बात से मतलब नहीं है कि मास कहां पर लाई कर रहा है। हमने ये देखना है कि ऑब्जेक्ट आपका ऐसा हो, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि एक इररेगुलर शेप्ड बॉडी हो। अगर बॉडी आपके पास एक इररेगुलर शेप्ड बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होती है वो हम उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान के कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपके पास एक रिजिड बॉडी है, अब मास यहां पर आप देख पा रहे हो कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो तो उस पर्टिकुलर केस में बेटा जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। जनरली एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होता है, बट मैंने बोला जनरली, ऐसा हर बार हो वो भी जरूरी नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए या सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए हम यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करेंगे, which will be valid for n particle system also। ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मेरे पास एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जहां पर लेट्स से कि ये मेरे पास एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, and we have 2 particles m1 and m2. Let's say their positions are r1 vector and r2 vector. तो दो पार्टिकल्स थे m1 और m2, they are joined by a line और सेंटर से, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, यहां से m1 की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है r1 वेक्टर
और m2 की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है r2 वेक्टर। ठीक है, अगर मैं ये मान लूं कि सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पर लाई कर रहा है, तो दिस पर्टिकुलर लाइन रिप्रेजेंट्स r वेक्टर, कैपिटल R वेक्टर। ठीक है, अब इस r वेक्टर को ही हम मान रहे हैं कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी है नहीं, तो इसके लिए मुझे रिलेशंस बनाने हैं, इसके लिए मुझे फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास का रिलेशन बनेगा क्या। तो अब अगर हम देखें कि कितनी फोर्सेस बेसिकली एक्ट कर रही हैं, अब देखा जाए तो m1 और m2 के ऊपर दो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं और दो इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर सकती हैं। इंटरनल फोर्सेस मतलब m1 ने m2 के ऊपर फोर्स लगाई F12 और m2 ने m1 के ऊपर फोर्स लगाई F21। ये कौन सी फोर्सेस थी? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ये इंटरनल फोर्सेस हैं। लेकिन मान लो कि इसके ऊपर एक फोर्स F1 वेक्टर बाहर से लग रहा है और एक फोर्स F2 वेक्टर भी बाहर से लग रहा है, तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक गिवन टाइम पर आपको नेट फोर्स देगा। अगर मैं बेटा यहाँ पर नेट फोर्स निकालने की कोशिश करूं, तो नेट फोर्स आएगी मेरे पास F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। नाउ दीज आर इंटरनल फोर्सेस, और इंटरनल फोर्सेस का सम इन इक्विलिब्रियम जनरली क्या होता है? जीरो। तो अगर हम इसके सम को जीरो मान लें, ठीक है, तो हमारे पास F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर होता है अकॉर्डिंग टू third law, Newton's third law. Therefore, F12 vector plus F21 vector is equal to 0. These are internal forces. तो आपके पास बच क्या गया? F vector is equals to F1 external plus F2 external. ये दोनों आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ठीक है, ये भी आपकी एक्सटर्नल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्सेस का सम यहां पर हो गया जीरो और बची क्या आपके पास? एक्सटर्नल फोर्सेस। अगर मैं इन एक्सटर्नल फोर्सेस को लिखना चाहूं तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? F को dp by dt इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं dp1 by dt प्लस ऑफ इसको लिखा जा सकता है dp2 by dt। लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सा और इलैबोरेट करके लिखें तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? m dv by dt is equals to m1 dv1 by dt plus m2 dv2 by dt। लिख सकते हैं। भाई मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या होगा? m1 v1, और मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी क्या होगा अंडर एनी एक्सटर्नल फोर्स? m2 v2। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी? m dv by dt। ऐसा लिखा जा सकता है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं। नो सर। लिख सकते हैं बेटा? नो सर। अच्छा, नो? सर नो डाउट्स, नो डाउट्स। ओके, नो डाउट्स, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपने मैकेनिक्स में आपने सीखा था, काइनेमेटिक्स में इनफैक्ट, कि v is equals to d by dt of r, ये पोजीशन वेक्टर है ना। पोजीशन वेक्टर का जो डेरिवेटिव होता है वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। लिखा था ना? यस सर। तो हम v1 को लिख सकते हैं dr1 by dt और v2 को लिख सकते हैं dr2 by dt। ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। यस सर। तो बेटा ये जो रिलेशन है आपका, जब आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास m d by dt of dr by dt is equal to m1 d by dt of dr1 by dt
प्लस m2 d by dt of d r2 by dt, ऐसा लिख सकते हैं। भाई सिर्फ हमने v की जगह dr by dt लिख दिया, v1 की जगह हमने dr1 by dt लिख दिया और v2 की जगह dr2 by dt लिख दिया, लिख सकते हैं ना? यस सर। तो जब आप इसको खोलोगे बेटा तो ये बन जाएगा m d2r by dt2 m1 d2r1 by dt2 प्लस m2 d2r2 by dt2। अब यहां से आपका ये जो d2 by dt2 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे देखो, d2 by dt2 ऑफ m r is equal to d2 by dt2 of m1 r1 plus m2 r2, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो r की वैल्यू क्या बच गई आपके पास? r की वैल्यू बच गई m1 r1 प्लस m2 r2 बाय कैपिटल M। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, r वेक्टर इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन कैपिटल M का मतलब क्या? सम ऑफ बोथ द मासेस, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सर वो कैंसिल कैसे हुए? देखो बेटा यहाँ डबल डेरिवेटिव है, यहाँ पर भी डबल डेरिवेटिव है। जब आप डबल डेरिवेटिव को इधर लाओगे तो वो डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल साइंस आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल आउट हो जाते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं यहाँ पर कि बाय कंपैरिजन ये भी d2 by dt2 था, ये भी d2 by dt2 था, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो इसके आर्गुमेंट के बराबर है, क्योंकि दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल है ना? यस सर। तो हमने दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को कंपेयर कर दिया, तो एम आर वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2, तो m आ गया नीचे। ठीक, ठीक है सर। तो दिस कैपिटल M इज नथिंग बट द सम ऑफ बोथ द मासेस। तो हम इस r की इस पोजीशन की वैल्यू अगर हम निकालने की बात कर रहे थे, तो दिस विल बी द वैल्यू r। r रिप्रेजेंट करेगा किसको? सेंटर ऑफ मास को। दिस इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखो, क्या आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ रखा है पहले? सो मिड पॉइंट थ्योरम पे था ऐसा कुछ शायद। हाँ नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जब आपने क्लास 10th में किया था तो वहां पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जहां पर आपने इंटरनल डिवीजन, सॉरी डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था इनफैक्ट, यस सर। है ना? तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर देखो आप, मैंने आपको बोला कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इट विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द हेवियर पार्ट, है ना? वहां पर भी यही होता था कि आप जब डिवीजन देखते थे तो आपको जो सेक्शन फॉर्मूला के बाद जो पॉइंट मिलता था, जो डिवाइड करता था, वो हमेशा ग्रेटर जो आपका रेशो होती थी उसकी तरफ मिलता था। यहाँ पर भी आपको कहाँ पर मिलेगा? टुवर्ड्स द हेवियर पार्ट मिलेगा। ठीक है, so the body of this particular formula is exactly the same as of the section formula, but ये तो r है in terms of r1 and r2। लेकिन अगर मुझे इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखें, तो in Cartesian form center of mass can be written as in Cartesian form x एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो होगी m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn।
यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 1/m टाइम्स समेशन ऑफ i is equal to 1 up to n mi ri, ठीक है, या mi xi, ठीक है बेटा। एंड ऑन y एक्सिस ये हो सकता है 1/m, या फिर ऐसा ही लिख लो m1/1 प्लस m2/2 अप टू mn yn अपॉन द टोटल मास, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 1/m समेशन i is equals to 1 up to n mi yi, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर। इस वाले फॉर्मूला को अगर उस फॉर्म में लिखना चाहते तो आप लिख सकते थे r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 1/m समेशन mi ri फ्रॉम i is equal to 1 up to n, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर। so this is the center of mass of a two particle system। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास टू पार्टिकल सिस्टम हो, आपके पास n पार्टिकल सिस्टम भी हो सकता है, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूला को n पार्टिकल सिस्टम की फॉर्म में जनरलाइज्ड कर दिया, ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब अगर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, तो बेटा उसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी हो सकती है। अगर मान लो कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी अपनी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी हो सकती है। तो वो वेलोसिटी कैसे निकालें, देखो जरा, यहाँ कर देते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए ये कोई एक रिजिड बॉडी है एंड दिस रिजिड बॉडी हैज दिस पॉइंट एज इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब ये बॉडी अगर मान लो मूव कर रही है, ठीक है, इस किसी डायरेक्शन में रोल कर रही है, अगर ये सर्टेन डायरेक्शन में रोल कर रही है तो इसकी अपनी एक वेलोसिटी भी होनी चाहिए। तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वही इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी होगी। तो वेलोसिटी की टर्म्स में जब आप सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो आप लिखेंगे, अब जैसे हमने ये रिलेशन लिखा था यहाँ तक, ये वाला रिलेशन, ठीक है, मैं इसी एक्सप्रेशन को अगर यहाँ पर दोबारा लिख लूं तो m, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dmv by dt is equals to d by dt of m1 v1 plus m2 v2। तो v बच जाएगा मेरे पास v सेंटर ऑफ मास is equals to m1 v1 plus m2 v2 upon capital N। So this is called the velocity of center of mass, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि एक ट्रायंगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, अच्छा यहाँ तक का पार्ट क्लियर है, इसको रब कर दूं, कर दूं बेटा, हाँ सर। संस्कृति क्लियर है बेटा, चलो ठीक है, यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। फिर निकालते हैं एक तो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। अच्छा, मान लो कि हमारे पास एक
ट्राइंगल है लेट्स से, चलो अगर मैं ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास निकालने की कोशिश करूं तो ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप तीनों पॉइंट से, तीनों वर्टिसेस से मीडियंस ड्रॉप करें and the point where these medians coincide with each other is the point where whole mass is supposed to be concentrated. Now this point is called the geometric center of the triangle. ठीक है? Yes sir. ठीक है? अब ऐसे ही अगर मान लो आपके पास एक हॉलो सिलेंडर हो, लेट्स से कि ये आपके पास एक सिलेंडर है, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है इस पर, तो सिलेंडर चाहे बेटा हॉलो हो चाहे वो आपका सॉलिड हो, इन बोथ द केसेस सेंटर ऑफ मास लाइज एग्जैक्टली एट द सेंटर. ठीक है? ठीक है? Yes sir. अच्छा, अब मान लिया कि कोई यूनिफॉर्म रॉड है, तो फिर वही बात, यूनिफॉर्म रॉड की जो सिमेट्री होगी वो क्या होगी, सिलेंडर ही तो होगा, तो एग्जैक्टली ये जो एक्सिस होगा जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करेंगे, दिस विल बी द सेंटर, तो दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास. अब ये सारी की सारी बातें हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म बॉडीज के लिए. अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा. ठीक है? अब जैसे कि मान लो कि मैं ये कहूं कि एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट्स से कि ये मेरे पास एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिफरेंट मासेस आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस. मान लिया ये आपका ओरिजिन है 0, यहां पर हमने रखा है 3 kg मास. ठीक है? दिस इज 1, दिस इज 2 और ये 1 और ये यहां पर 2. अब इस पॉइंट पर मैंने रख दिया 1 के जस्ट ऊपर यहां पर. ठीक है? यहां प्लेस कर दिया मैंने 8 kg मास. ठीक है? और एग्जैक्टली यहां पर मैंने प्लेस कर दिया एक 4 kg मास. अब इसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो कैसे निकालें? सबसे पहला काम, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करो. ठीक है? इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा और इसको इधर से ज्वाइन कर दिया. क्या बना रहा है? ये एक ट्राइंगल बना रहा है, लेकिन ये ट्राइंगल कैसा है? एक इररेगुलर ट्राइंगल है. क्यों? क्योंकि मासेस आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है? अब अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, तो देखना ध्यान से, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x पर वैल्यू है 2 और y पर कितनी है? 1. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x पर वैल्यू है 1 और y पे वैल्यू है 2. ठीक है? तो लेट से कि सेंटर ऑफ मास कहीं किसी एक पॉइंट पर था, ये, बल्कि ये तो होगा नहीं, हेवियर पार्ट क्या है? ये. तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पर हो सकता है. तो अगर हम कहेंगे लेट से कि किसी एक पॉइंट P पर सेंटर ऑफ मास था r x y, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है अगर, तो x किसके बराबर होना चाहिए? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. अब देखो जरा, तीनों मासेस का सम कितना हुआ? 3 + 4 7 और 8 15. m1 x1, m1 कितना है? 3, x1 कितना? 0 प्लस m2 कितना? 8, x2 कितना? 1 प्लस m3 कितना? 4 kg, x3 कितना? 2. तो ये कितना हो गया बेटा? 8 + 8 यानी कि 16/15. ठीक है? Yes sir. अब x की वैल्यू कहां आ रही है? 16/15 इज समथिंग 1 पॉइंट समथिंग ना.
यस सर। तो देखो मैंने क्या बोला था, इट मस्ट बी अराउंड दिस लाइन, तो 1 से थोड़ा सा इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू अगर निकालें तो y विल बी इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन तीनों का सम 15 हो गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 2 16 प्लस 4 into 1 4 upon 15, so this will be 20 by 15। तो y की वैल्यू तो 1 से ज्यादा सिग्निफिकेंटली लार्ज है, तो इस 1 से ऊपर यहां कहीं पर होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, यहां कहीं पर, इस 1 से थोड़ा सा आगे और इस 1 से सिग्निफिकेंटली ऊपर होगा, ठीक। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा कहां होगा, टुवर्ड्स द हेवियर पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके। ठीक है सर। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे सेंटर ऑफ मास से ही रिलेटेड, और चलो लिखो एक क्वेश्चन। फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m and radius r, another disk of radius r by 3 is cut। यानी अगर हमारे पास ये एक डिस्क है, ये इसका सेंटर और इसका रेडियस कितना है r, अब अगर ये r है डिस्क रेडियस, तो उसने कहा अनदर डिस्क ऑफ रेडियस r by 3 is cut, इस डिस्क का मास था m, तो अगर ये सेंटर O तो r r, तो रेडियस r by 3 is cut, another disk of radius r by 3 is cut। अब अगर मैं एक रेडियस यहाँ, एक डिस्क यहाँ से काट लूं, ठीक है, और ये मैं कहूं कि भाई उसका जो रेडियस है वो r by 3 के बराबर है, तो ऑब्वियसली जब डिस्क से आपने इस डिस्क को रिमूव नहीं किया था तो उसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर लाई कर रहा था, अब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। यस सर। ये O था, so this will be your O dash, या आप कह लें O1, ठीक है। उसका वो डिस्क काट के भी रिमूव कर दिया। हाँ, डिस्क काट के हमने रिमूव कर दिया, ठीक है सर। तो एक कैविटी जनरेट हो गई, ठीक है। यस सर। तो बताओ कि ये जो शिफ्ट हुआ O O डैश, ये कितना हुआ, O O1 कितना हुआ, हमें कैलकुलेट करना है O O1। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे O O1 को, अब देखो जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। अगर मास होल बॉडी का m था, तो आपने इसमें से जो डिस्क निकाली उसका मास कितना, सबसे पहले मुझे ये पता करना है, ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। यूनिटरी मेथड कहता है m इज द मास ऑफ द बॉडी ऑफ एरिया पाई आर स्क्वायर, यही था। तो इसका मास पर यूनिट एरिया कितना आया, m अपॉन पाई आर स्क्वायर, यही होगा। यस सर। तो मास ऑफ दिस डिस्क, मास ऑफ स्मॉल
disk is equal to m upon pi r square into m by, या आप एक काम करें, मास ऑफ स्मॉल डिस्क को आप लिख दें m डैश, तो m डैश will be equal to m by pi r square into pi r by 3 का होल स्क्वायर। यस सर। तो सिंपल, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बी m by r square into r square by 9, r square से r square कैंसिल आउट हुआ, m by 9। तो इस वाली डिस्क का मास कितना हो गया, m by 9। तो मास ऑफ द डिस्क लेफ्ट विद कैविटी कितना हो जाएगा, m minus m by 9, यानी के 8m by 9। ठीक है, यस सर। अब ये डिस्टेंस कितना बच गया, यही कैलकुलेट करना है, O1 है ना। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास अब डिस्क का कहां पर आ रहा है, O1 पे। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। अब अगर आपने r/3 आपने यहां से रिमूव करा था, तो बच कितना गया था, रेडियस 2r/3 बच गया था। यस सर। तो इसको हम x ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। यस सर। तो बस बेटा हो गया, यानी कि इधर जो मास आएगा वो कितना होगा, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास इज 8m by 9 into x, x पर होगा 8m by 9 plus m by 9 into 2r by 3। This will be your center of mass। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब एक बात, हम इसको, इस इक्वेशन को क्या हम जीरो के बराबर पुट कर सकते हैं, बोलो, क्या हम इसको जीरो के बराबर पुट कर सकते हैं। यस सर। देखो जरा ध्यान से समझना, आपने इस कैविटी को रिमूव करा, जैसे आपने इस कैविटी को रिमूव करा, ये कहां शिफ्ट हो गया, इस तरफ। ठीक, अब देखा जाए तो ये ओरिजिन से अपोजिट साइड पे जा रहा है। ठीक है, ओरिजिन से किस साइड पे जा रहा है, अपोजिट साइड पे। तो हमें इस इक्वेशन को, अब मैं अगर डायरेक्टली इस इक्वेशन को वैसा लिखता तो आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगता। इस इक्वेशन के बाद अगर मैं उस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इस वाली पार्ट को हम क्या बोलेंगे, अगर ये ओरिजिन है, ऑन अ नंबर लाइन, ओरिजिन से इधर जाते हैं तो नेगेटिव होता है सब कुछ, ओरिजिन से इधर सब कुछ क्या रहता है, पॉजिटिव। यस सर। तो ऑन अ नंबर लाइन मैं इसको लिख सकता हूं 8m by 9 into माइनस x, ठीक है, प्लस m by 9 into 2r by 3। तो सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए था, इन दो पॉइंट्स के बीच में। ये क्या है मेरा ओरिजिन, तो x एक्सिस पर ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर, है ना। यस सर। तो क्योंकि ये ओरिजिन एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 0 0 पॉइंट है, तो दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग इट इक्वल टू 0। और अब आप इसको माइनस एक्स लिखते हैं या नहीं लिखते हैं तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी।
और अगर नहीं आती है, यहाँ माइनस यूज करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगी, और नहीं यूज करोगे तो नेगेटिव आ जाएगी। हमें तो शिफ्ट पता करना था कि कितना शिफ्ट है, इससे मतलब नहीं है कि वो वैल्यू नेगेटिव में आए या पॉजिटिव में आए। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता था कि 8m/9 into x positive is equal to m/9 into 2r/3। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, so this will be 24/2 times of x into is equal to r, this is 12, तो x की वैल्यू आ गई r/12। ठीक है, तो जीरो के पीछे, जीरो लिखने के पीछे रीजन क्या है कि इन दो पॉइंट्स के बीच का पॉइंट हमारे पास क्या है, सेंटर, जो कि हमारा इनिशियल सेंटर ऑफ मास था। ठीक है, तो उस इनिशियल सेंटर ऑफ मास पे एक्स एक्सिस पे वैल्यू जीरो है, तो आपने इसको क्या ले लिया, माइनस ऑफ एक्स ले लिया, तो आप इसको जीरो के बराबर पुट कर सकते हो। ठीक है, यस सर। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज नाउ r/12। तो ये कहां पर शिफ्ट कर जाएगा, r/12 पे शिफ्ट कर जाएगा। अगर मैं इसको माइनस एक्स ना लेता तो ये वैल्यू आती माइनस ऑफ r/12, तो माइनस ऑफ r/12 आते ही मुझे ये पता लग जाता कि इक्वेशन द ओरिजिन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। जैसे कि हमने बात की, ओरिजिन से हम कहां शिफ्ट कर गए, r/12 टुवर्ड्स द लेफ्ट। ठीक है, यस सर। वर्षा क्लियर है बेटा? यस सर। समीर, संस्कृति, यस सर। ओके, अनुभव, अनुभव क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज ऑल वी हैव इन सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, और जो न्यू टॉपिक है बेटा वो है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। व्हाट इज अ टॉर्क, कैसे डिफाइन करोगे आप टॉर्क को, क्या होता है टॉर्क, लिखो। टॉर्क, टॉर्क को बेटा एक स्पेशल सिंबल टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं एज, लिखें, it is the rotational analog of force, it is the rotational analog of force and is also called moment of force, and is also called moment of force or couple of force, moment of force or couple of force. It produces turning effect in a body, it produces turning effect in body when two equal and opposite tangential forces are applied, two equal and opposite tangential forces are applied on the surface of a body. Let's say कि ये आपके पास एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब अगर एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट पे आप अपर सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाएं जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो, और लोअर सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगे जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो, तो ये सिलेंडर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है,
Now this rotation is because of the result of these two forces, equal and opposite forces acting on a body. जैसे ये रहा सिलेंडर, और अगर मैं इसके ऊपर दो फोर्सेस लगाने की कोशिश करूं, जो कि आप देख रहे हैं मेरी फिंगर्स से टेंजेंशियली इसके सरफेस के ऊपर एक्ट कर रही हैं, तो अंडर द एक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस ये बॉडी कहां जा रही है? सर्कुलर पाथ पर। ये रोटेट होती हुई दिख रही है आपको, दिख रही है ना? तो ये कहलाती हैं टेंजेंशियल फोर्सेस, जो कि इसके सरफेस पर एक्ट कर रही हैं, जो इसको एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाएंगी। इन फोर्सेस को आप मोमेंट ऑफ फोर्स या कपल ऑफ फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है? यस सर। ये जो एक्सिस होता है अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स इज कॉल्ड फल्क्रम। इसी को क्या बोला जाता है? फल्क्रम। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लेना चाहें तो एक सीसॉ को ले सकते हैं। सो दिस इज द एक्सिस अबाउट व्हिच दिस सीसॉ मूव्स, ठीक है? तो ये जो एक्सिस होगा, दिस एक्सिस इज कॉल्ड द फल्क्रम, ठीक है? और इसी फल्क्रम के अबाउट ये बॉडी अप एंड डाउन मोशन के अंदर रहती है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे, जब ये ऊपर जाएगा तो ये वाली बॉडी नीचे की तरफ आएगी, ये वाला साइड नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर जो टॉर्क है, that torque is given by this force F into perpendicular distance. Now perpendicular distance क्या होता है यहाँ पर? Perpendicular distance is the distance between force and axis of rotation. Force and axis of rotation. तो ये है आपका axis of rotation, और इस axis of rotation को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, और फोर्स तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ही। तो टॉर्क हो गया बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी एंड इज गिवन बाय R क्रॉस F। यहां पर आप इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, इनफैक्ट R को आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको लीवर आर्म भी कहते हो। लीवर आर्म इज द आर्म विच प्रोवाइड्स लेवरेज, ठीक है? लीवर आर्म इज द आर्म विच प्रोवाइड्स लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने के लिए आसान तरीका अप्लाई, मतलब एक आसानी आपको दे देना किसी काम को करने के लिए, कि हाउ इजीली यू कैन डू दैट वर्क। तो मोर द लीवर आर्म, more the length of the lever arm, more easier will be to roll a body about an axis, to move a body about an axis, or to provide the torque in the body, ठीक है? ठीक है सर। तो सर जब हम एक्सेस लेते हैं हम उसको एक सिंगल पॉइंट पे लेके चलते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल एक सिंगल पॉइंट पे लेके चलेंगे। अगर एक्सिस शिफ्ट होता है तो आपका टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। तो यूनिफॉर्म बॉडीज के केस में जनरली एक्सिस शिफ्ट होते नहीं है। एक्सिस तब शिफ्ट होते हैं जब आपके पास जो बॉडी हो वो इररेगुलर शेप्ड बॉडी हो। तो हमने जनरली ये कहा कि सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज टुवर्ड्स द हेवियर पार्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका फिर एक्सिस भी चेंज हो जाएगा। अगर वो बॉडी रोटेट करते हुए अपनी पोजीशंस चेंज कर रही है, अपनी कॉन्फ़िगरेशंस चेंज कर रही है। तो अगर हम मोशंस की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है? जिसमें कि कोई भी एक बॉडी रोटेशनल मोशन में जा सकती है। 3 टाइप्स ऑफ मोशंस, ठीक है? एक होता है बेटा आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी कुछ लीनियर डिस्टेंस भी ट्रैवल करेगी। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ियों के टायर्स, ठीक है, वो लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक? बट जो एक्सिस होता है उसके अबाउट रोटेट करते हैं। तो ये जो लीनियर डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा, ये उसका ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा, जैसे कि फैन, फैन एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहता है, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड परफेक्टली रोटेटरी मोशन।
ठीक है, रोटेटरी मोशन। एग्जाम्पल हो गया आपका फैन। ठीक है, तीसरा, अगर आप गाड़ी के टायर की बात कर रहे हो या आप ये कहें कि दिस टायर इज मूविंग, और कैसे मूव कर रहा है, ये स्लिप कर रहा है, ठीक है, स्लिपिंग और स्किडिंग, तो उस टाइम पर इसका रोटेशनल मोशन तो जीरो है, मूव तो कर ही नहीं रहा, वो स्किड कर गया, आपने ब्रेक्स मारी और टायर स्किड कर गया, तो वहां लीनियर डिस्टेंस तो ट्रैवल हुआ बट रोटेटरी मोशन उसका जीरो था। बट अगर टायर मूव भी करता रहे एक एक्सिस के अबाउट, ठीक है, और साथ ही साथ एक ओमेगा से मूव कर रहा है और साथ ही साथ कुछ लीनियर डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है, तो ये होता है आपका कॉम्बिनेशनल मोशन। अब इस कॉम्बिनेशनल मोशन में बॉडी दोनों काम करेगी, वो रोटेटरी मोशन में भी होगी और ट्रांसलेटरी मोशन में भी होगी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी, ठीक है। तो ऐसे वाले केस के अंदर जहां बॉडी रोटेटरी और ट्रांसलेटरी दोनों में हो लेकिन इररेगुलर शेप्ड बॉडी हो, तो आपका एक्सिस चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी दोनों केसेस में एक्सिस चेंज नहीं होगा, ठीक है। यस सर। अब जैसे मान लें कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, ये रहा। अब इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये एक बॉडी है। अब बहुत कुछ बॉडी की सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है। अब बॉडी की सिमेट्री कैसी है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, तो दिस बॉडी विल ऑलवेज स्लाइड, ये स्लाइड करेगा तो इसमें ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन अगर मैं एक बॉडी को रिप्लेस कर दूं एक सिलेंडर से या एक स्फीयर से, तो ऑब्वियसली ये एक ओमेगा के साथ तो नीचे की तरफ रोल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन भी है और रोटेटरी मोशन भी है, ठीक है। यस सर। तो आज वाली क्लास में जो हमने सेंटर ऑफ मास की बात की बेटा, आप सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे और टॉर्क की थ्योरी पढ़ेंगे। पहले टॉर्क की थ्योरी और सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे टॉर्क के कुछ रिलेशंस, जहां पर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड व्हाट आर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, और दो थ्योरम्स के बारे में, एक सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं आपके कोर्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी तो रोटेशनल मोशन की लास्ट क्लास होगी, बट ये रोटेशनल मोशन की सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्लास नहीं होगी, क्योंकि आपको मैं डेरिवेशंस करनी सिखाऊंगा कि कैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बहुत लंबी सी एक टेबल है। हर ऑब्जेक्ट के देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट यू कैन से एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइक जैसे अगर हम इसी की बात करें, ये सिलेंडर है, इसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ जो कि इसके अबाउट जा रहा है ऐसे, ठीक है, एग्जैक्टली ये वाली फिगर, ठीक। लेकिन मैं इसको ऐसे भी तो रोटेट करा सकता हूं, ठीक है, तो दो तरह का मोशन हो गया। तो दोनों ही केसेस के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। नाउ इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ ईच एंड एवरी बॉडी अबाउट ईच एंड एवरी एक्सिस, पॉसिबल एक्सिस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उसका एक जनरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसके बाद डिफरेंट एक्सिस पे कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो उसकी बात करेंगे। सो योर नेक्स्ट 2 क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी लोग उन 2 नेक्स्ट क्लासेस में बहुत ध्यान से ज्वाइन करके इन सब चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशंस आपको ना स्कूल में कराई जाएंगी ना और कहीं कराई जाएंगी, लेकिन ये आनी जरूरी है। अगर आपको आएंगी तो आपको क्रैम नहीं करना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड होपफुली नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशंस भी करेंगे। ओके ओके सर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम।
ठीक है सर। ओके बेटा।